हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट के क्वेश्चन जो पिछली बार पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक। उससे पहले के जो लेक्चर है वो 10-10 क्वेश्चंस के 2 लेक्चर में डाल चुका हूं। और यहाँ से जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला है कि यहाँ से जो हमारा इंट्यूशंस क्रिएट होगा उसके बेस पे हम सारा जो सिलेबस है उसके रिगार्डिंग आगे आने वाले 2 महीने तक हम कॉन्टीन्यूसली जो है वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर अगर हम 21 की बात करें तो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी जो ए की है वो ये है, प्रोबेबिलिटी बी की है जो ये है, राइट। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हमें ये आंसर देख करके लगता है कि वो इंटरसेक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम चाहता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ से आपसे थ्योरी डिस्कस करता हूँ, वो आपको कंप्लीट पता लग जाएगा। लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/3। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट, का मिनिमम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमें नीचे आंसर से ऐसा पता लग रहा है कि वो ऐसा चाहता है, का मैक्सिमम, राइट। तो अब अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो देखिएगा, सपोज कर यहाँ पर हमें मालूम है एक कंडीशंस आ रही है, वो देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्यों? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो 3/4 है, दैट इज़ ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3। यानी क्या, ये मान लीजिए कोई प्रोबेबिलिटी है ए की, राइट, बी की प्रोबेबिलिटी उसके अंदर है, ये वाली प्रोबेबिलिटी हो गई बी की, राइट। तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं तो छोटे वाली ही आएगी। इसका मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 1/3 आएगी। वो दोनों की कॉमन है ना, इसलिए तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 1/3, राइट। अब हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपने पढ़ रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। अब हमें आपको पता है, आपको निकालना है क्या है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, राइट। तो देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ, जस्ट एक मोमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, राइट। अब हमें आपको यूनियन इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हमें तो इनकी मैक्सिमम तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है, हमें तो इसकी मिनिमम निकालनी है। तो अगर हम ये ले लेते हैं कि दोनों ये मैक्सिमम है, ये यूनियन जो है वो मैक्सिमम है, तो यूनियन मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, राइट, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। और ये मैक्सिमम होगा तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, मिनिमम इंटरसेक्शन। क्लियर है ना ये बात। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिनिमम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 3/4 प्लस में 1/3 माइनस 1, एलसीएम ले लेते हैं, 12 आ गया, यहाँ से 9 आ गया, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 12 आ गया, दैट इज़ 1/12। तो मिनिमम वैल्यू ये आएगी और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये आएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, ऑप्शन देखते हैं, देखिए, ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम वैल्यू ये है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ये है, मिनिमम करनी इससे बड़ी होगी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/12 और छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा किसके 1/3। तो ये आंसर देखते हैं किस में है, देखिएगा आंसर नंबर बी, ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिया गया है, बहुत इजी सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई टाइम नहीं लगना है, कि अगर एस स्क्वायर आपको ये दिया गया है और ये अनबायस्ड और कंसिस्टेंट है। तो अनबायस्ड का हम मीनिंग ये कहते हैं कि सैंपल का मीन अगर पॉपुलेशन के मीन के इक्वल है, जो हमने एस्टिमेट किया है वो पॉपुलेशन के इक्वल है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मीन अनबायस्ड। कंसिस्टेंस का मीनिंग होता है जैसे जैसे सैंपल साइज बढ़ता जाता है एरर जो है वो छोटी होती जाती है, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अनबायस्ड का मीनिंग ये कह रहा है कि ये कोई सैंपल का जो दिस एस स्क्वायर इज ए अनबायस्ड एंड कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस। और अगर इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन अनरूट कर देते हैं, इज एन एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं, देखिए ये वैल्यू छोटी हो जाएगी
राइट। जो एस्टिमेटर्स है कंसिस्टेंट का मीनिंग चाहिए आप इसके अंदर सैंपल का साइज बढ़ाएं चाहे इसके अंदर सैंपल का साइज बढ़ाएं, एरर तो छोटी होती जाएगी, कंसिस्टेंसी रहेगी। लेकिन ये अगर आपका अनबायस्ड है तो ये गारंटी नहीं देता कि स्टैंडर्ड डेविएशन वहाँ पर अनबायस्ड होगा, इसलिए ये रहेगा बायस्ड और कंसिस्टेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वाला आपको यहाँ पर दिया हुआ है P इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 12Q प्लस में 35, राइट। और P की वैल्यू आपको दी हुई है 3, सप्लाई साइड से दिया हुआ है, सॉरी सप्लाई साइड आपको दिया हुआ है 4P माइनस 3Q इज इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम पूछा है तो दोनों को इक्वल करें। तो देखिएगा क्यू स्क्वायर, जस्ट पहले हम क्या कर लेते हैं, ये जो नीचे वाली है उसको हम P में डाल लेते हैं। P इज इक्वल टू 3Q, राइट। P इज इक्वल टू 3Q हो गया और इधर ये 4 नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को सप्लाई और डिमांड को इक्वल रखेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3/4Q इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर माइनस 12Q प्लस में 35। क्लियर है ये बात। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से हम बात करते हैं क्यू स्क्वायर माइनस में 12Q प्लस में 35 और इधर जा कर के 3Q, जस्ट एक मोमेंट, 3/4Q इज इक्वल टू 0, राइट। 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4Q स्क्वायर माइनस में यहाँ से 4 से करेंगे 48Q हो गया, इसको करेंगे 140 माइनस 3Q, 4 उधर चला जाएगा 0 हो गया, राइट। तो अगर हम बात करें यहाँ पर अब तो 4Q स्क्वायर माइनस में इससे अगर ये माइनस हो जाएगा, राइट, तो आपको इसके अंदर प्लस होगा 51Q प्लस में 140 इज इक्वल टू Q हो गया। अब ये हमारा जो है वो हमने इसमें माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइड बाई 2 है वो वाला लगा सकते हैं, लेकिन हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है डियर स्टूडेंट। हमें क्या करना है कि इनके अंदर से कोई भी ऑप्शन उठाइएगा जो इसको पूरा का पूरा सेटिस्फाई करता है। तो हम पहला उठा लेते हैं जिसमें Q की वैल्यू 4 ले लेते हैं, तो Q की 4 रख के देखते हैं, 4 × 16 प्लस में यहाँ पे 4 रखेंगे 204 प्लस 104 दैट इज़ 0, तो ये 64, जस्ट एक मोमेंट, यह माइनस है, तो 204 प्लस में 104 दैट इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, 204 माइनस 204 इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग आपको आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसने इसको पूरा सेटिस्फाई कर दिया। तो Q की वैल्यू हमने 4 रखी, तो अब इस मॉडल के अंदर Q की वैल्यू 4 रख के किसी में भी रख लीजिएगा, चाहे ऊपर वाले में चाहे नीचे वाले में। 3Q इज इक्वल टू 0, 4P इज इक्वल टू 3Q, P इज इक्वल टू 3/4, Q की वैल्यू 4, कैंसिल हो की वैल्यू 3 आ जाएगी, आंसर फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा है। कहता है कि एक कंजप्शन फंक्शन दिया है आपको, ये एक कंजप्शन फंक्शन है, राइट, और उसके साथ में आपको इनकम दी गई है कि इतनी इनकम है, प्राइस दिया गया है कि इस गुड्स का इतना है, इस गुड्स का इतना है। दूसरा कहा गया है कि इस गुड्स की इतनी ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लोगे, इससे ये ज़्यादा नहीं लोगे। तो आपको ये पूछा गया कि ऑप्टिमल क्वांटिटी, इसको हम काफ़ी अलग अलग मेथड से निकाल सकते हैं। लैग्रेंज मल्टीप्लायर से निकाल सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इसको हम LP लीनियर प्रोग्रामिंग से निकाल सकते हैं, वो ऑप्टिमाइजेशन करने के मेथड्स हैं। तो मैं आपको लीनियर प्रोग्रामिंग से करवा देता हूँ, ईजी सा मेथड पड़ेगा यहाँ पर, राइट। तो देखिएगा हमारे लिए यूटिलिटी फंक्शन यानी क्या, मैक्सिमाइज करना है, किसको मैक्सिमाइज हमें करना है x प्लस में 4y को, राइट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट हमारा दिया हुआ है px, यानी p की वैल्यू क्या है 2, राइट। तो 2x प्लस में 3y लेस देन इक्वल टू 120, ये हमारा दिया हुआ है। और x की वैल्यू हमें बोला गया है कि इससे ज़्यादा ना हो और y की वैल्यू इससे ज़्यादा ना हो, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हम पहले लीनियर प्रोग्रामिंग करते हैं तो ग्राफिकल मेथड से करेंगे, सिंपल सा है। तो हम ग्राफिकल मेथड बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सोल्व करेंगे, राइट। तो देखिए x एंड y, x की वैल्यू अगर इसके अंदर मैं 0 रखूँ, पहले हम इक्वालिटी ले लेते हैं, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 1 to 0, राइट। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू आ गई 40, राइट। और यहाँ पर मैं y की वैल्यू अगर 0 रखूँगा तो x की वैल्यू आ जाती है आपकी
60, तो ये 0 ये 60 आ गई, राइट। तो इससे हम एक ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ y ले लिया, यहाँ x ले लिया। जस्ट मैं एक डिफाइन कर देता हूँ कि ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, राइट। ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, 50, ये 60। क्लियर है। अब हमारा एक बार वैल्यू आई है वो ये कि 0 और 40, तो एक पॉइंट ये आ गया। दूसरा वैल्यू है 60 और 0, तो यहाँ से हम लाइन मिला देते हैं। जस्ट एक मोमेंट, ये हमारा हो गया, राइट। अब हमें दो कंस्टेंट और दिया गया है कि x की वैल्यू 60 से कम होनी चाहिए, तो हम x की वैल्यू 60 से कम ले लेते हैं, ये आ गया। और y की वैल्यू जो है वो 30 से कम होनी चाहिए, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब हम फिजिबल रीजन ढूंढ लेते हैं, तो देखिएगा एक पॉइंट तो हो गया हमारा 0, 30 a, b हमारा हो गया 0, 0, c हमारा हो गया 60 और 0, राइट। और d पॉइंट हम देख लेते हैं कि d पॉइंट हमारा क्या रहेगा। तो इसमें इस इक्वेशन के अंदर हम y की वैल्यू 30 रख देते हैं, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस में 3 इज इक्वल टू 120। तो 2x इज इक्वल टू 120 माइनस में 90, राइट। तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा बच गया 30, तो x इज इक्वल टू आ गया 15। तो ये बन गया हमारा 15 और 30 पॉइंट बन गए। अब हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, जो हमें यूटिलिटी मैक्सिमाइज करना है वो हम फंक्शन लिख लेते हैं और उसमें हम वैल्यू रखेंगे, राइट। तो मैक्सिमाइज हमें करना है इसको x प्लस 4y को x प्लस 4y, राइट। तो हम पहले a पॉइंट पे देखते हैं, a के ऊपर x की वैल्यू है 0 और 30, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जस्ट एक मोमेंट, 0 प्लस में 4 इंटू 30 दैट इज़ 120। b हमारी वैल्यू है 0, 0, तो 0 प्लस 4 0 दैट इज़ 0। c हमारी वैल्यू है 60, 0 दैट इज़ 60 प्लस में 4 इंटू 0 दैट इज़ 60। d हमारी वैल्यू है 15 और 30, राइट। 15 रखते हैं तो 15 प्लस में 4 इंटू 30, तो ये हो गया हमारा 120, 135। तो वाजिब सी बात है कि हमारे इसके ऊपर मैक्सिमाइज हो रही है, तो आंसर क्या आएगा 15 से 30। तो देखते हैं ये वाला आंसर आ जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम 25 करते हैं, वो थोड़ा डिटेल में है और मैं उसको कॉर्नोट मॉडल को डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपको ये जो है वो डिमांड फंक्शन दिया गया है, तो मार्केट का डिमांड है, इसलिए मैंने यहाँ ए एज इट इज़ रखा है और इस क्यू टोटल क्यू को दो भागों में डिवाइड कर दिया कि सपोज एक बार दो फर्म है, हम पहले डोपली लेके चलेंगे फिर कॉर्नोट को मॉडल को एन तक कर देंगे, राइट। और ये कॉस्ट फर्स्ट का है, ये कॉस्ट सेकंड का है, क्योंकि उसने दिया है सिमेट्रिक फर्म है, राइट। तो अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर मैं क्या करूँ कि फर्स्ट फर्म का प्रोडक्शन निकालना चाहता हूँ, तो टोटल सेकंड फर्म के प्रोडक्शन के अंदर से माइनस कर देता हूँ, फर्स्ट का आ जाएगा। तो देखिए कैसे कि यहाँ पर क्यू की वैल्यू रख देते हैं, राइट। तो P इज इक्वल टू A माइनस, ये अगर हम वैल्यू रखेंगे, जो मैं आपसे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि देखिए इसको अगर आप खोलेंगे तो ये बन जाएगा, इसको खोलने के बाद इसको अगर ओपन करेंगे तो इसको ओपन करने के बाद ये बन जाएगा, राइट। दोनों साइड माइनस, इसको हम बोलते हैं रेजिडुअल डिमांड फंक्शन, राइट। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है ये डिमांड फंक्शन बन गया, मार्जिनल रेवेन्यू लेते हैं, तो आपको ये ध्यान होगा कि यहाँ से ये AR हो गया और ये MR हो गया, राइट। तो इंटरसेप्ट तो दोनों का सेम होता है, राइट, लेकिन इसका स्लोप इसका आधा होता है, क्योंकि जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू 0 होता है वहाँ इलास्टिसिटी 1 होती है, ये आपको इलास्टिसिटी वाले फॉर्मूले से मालूम होगा। तो यहाँ पर देखो, इसका मीनिंग इसका जो स्लोप है वो डबल होता है मार्जिनल रेवेन्यू का। तो हम क्या करते हैं, इंटरसेप्ट सेम रख लिया मार्जिनल रेवेन्यू का और स्लोप जो है वो डबल कर दिया, राइट। ये हमारा बन गया मार्जिनल रेवेन्यू। अब हमें पता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट जो है वो MCMR से आता है, तो हमसे MCMR के इक्वल रखा तो ये वैल्यू C के इक्वल आ गई। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम मार्जिनल कॉस्ट निकालें तो आपको पता है डिफरेंशिएट लेने के बाद C ही बचेगा। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, ये हमने दो ही फर्म की बात की, लेकिन मैं अब N फर्म पे ले जाता हूँ। सपोज करें Q1, Q2, Q3, Qn, मैंने क्या है N-1 फर्म का टोटल प्रोडक्शन ले लिया एक बार। तो ये प्रोडक्शन किसका है, टोटल प्रोडक्शन के अंदर एक फर्म कम है, तो Q-1
1 ये नोटेशन किसकी है कि टोटल n-1 फर्म का टोटल प्रोडक्शन है। अब देखिएगा अगर इसका मैं प्रोडक्शन इसका अगर मैं डिमांड मार्केट की डिमांड बनाऊं तो P इज इक्वल टू A माइनस Q1 माइनस, अब ये टोटल प्रोडक्शन हो गया, उसके अंदर किसको माइनस कर दूंगा Q1 को, राइट, जो सेम उसी तरह से चला। अब मैं इसकी मार्केट का क्या बना लेता हूँ, वो जो वाजिब सी बात है कि मार्केट तो इसका डबल करना है MR का, तो MR डबल करना है और C के इक्वल रखना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि इस A को उधर भेज दिया, ये A उधर चला गया और ये सिचुएशन ऐसे बन गई, इन दोनों की माइनस भी उधर कर दिया, राइट। अब देखिएगा डी स्टूडेंट ये हमारा 2 का बना, राइट, तो इसके 2 का नहीं n-1 का बना। तो अगर हम टोटल C का निकाल लेते हैं तो C यानी जो हमारी लास्ट का बचा हुआ है उसका निकालते हैं तो 2C n-1 Q ये आ जाएगा, राइट, लास्ट वाली का। तो अब हम क्या करेंगे, QC माइनस ले लिया तो इधर से ये इसके नीचे चला जाएगा, क्लियर। अब हम टोटल क्वांटिटी निकालते हैं तो ये 1 का आ गया, तो टोटल निकालते हैं तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको मालूम है, तो ये n से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये Q की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं इस वाले जो गिवन है हमें उसके अंदर। तो देखिएगा AN इसको लिख दिया, राइट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद AN यानी NA माइनस का बन गया, ये प्लस का बन जाएगा, राइट। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, ये एज इट इज़ पड़ा रहने देते हैं, इन दोनों को सोल्व करते हैं, कैंसिल हो गया, AN+1 NC n+1, ये जो है आपका सॉल्यूशन आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला B आंसर आ जाएगा, राइट। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट 26 नंबर क्वेश्चन की, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात किया है और ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस है। तो इट इज़ ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजप्शन टैक्स, यस, GST जो है जहाँ प्रोड्यूस होता है वहाँ नहीं लगता, जहाँ कंज्यूम होता है वहाँ लगता है, राइट। इट ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं, ये गलत हो गया अपने आप में, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स, यस, इनडायरेक्ट टैक्स है क्योंकि सेंट्रल जो वैल्यू एडिड टैक्स था, सेंट वेट था, उसके बाद में वैट आया, उसका ही ये इंप्रूवमेंट है। तो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द वैल्यू एडिड टैक्स, यस, तो ये वाला और ये 3 आंसर इसके हो जाएंगे, ये वाला नहीं होगा, राइट, क्योंकि GST जहाँ से एक्चुअल में जहाँ पर कमोडिटी बनती है वहाँ नहीं लगता, जहाँ कंज्यूम होती है वहाँ लगता है, तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, राइट। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट अगर हम क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो देखिएगा 27 के अंदर हमें ये दिया हुआ है, तो A कोई कार है, B कोई कार है, अगर ये दोनों प्रोसीड करते हैं तो ये वाला पे ऑफ आएगा, एक प्रोसीड करता है, A स्टॉप करता है तो ये पे ऑफ आएगा, एक प्रोसीड और स्टॉप करता है तो ये उसका उल्टा हो जाएगा, दोनों करते तो ये हो गया, ये हमें गिवन है। अब हम आपको मालूम है कि जब हम उसका नेस इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो एक को स्टॉप करते हैं और दूसरे को मूवमेंट करवा के देखते हैं। तो सपोज करते हैं कि पहले B जो है, B अगर जो है वो प्रोसीड करता है, सपोज B अगर प्रोसीड करता है देन A को क्या करना चाहिए, तो देखते हैं, देखो A को -5 का लॉस है तो A को क्या होना चाहिए, स्टॉप, तो A को क्या आएगा, स्टॉप होना चाहिए, क्लियर। दूसरा देखते हैं कि अगर B स्टॉप करता है तो देन A को क्या होना चाहिए, तो देखिए डियर स्टूडेंट B ने स्टॉप कर दिया तो A को क्या करना चाहिए, प्रोसीड, तो A को क्या करना चाहिए, प्रोसीड, क्लियर हो गया, ये 2 तो आ गए। अब A से देखते हैं, अगर A प्रोसीड करता है देन B को क्या करना चाहिए, तो देखिए A प्रोसीड करे तो B को क्या करना चाहिए, लॉस कम है तो स्टॉप करना चाहिए, राइट, तो ऐसा आ जाएगा। अगर B क्या करता है, सॉरी, अगर A क्या करता है, स्टॉप करता है, देन B को क्या करना चाहिए, देखिएगा A स्टॉप करता है तो B को क्या करना चाहिए, प्रोसीड करना चाहिए, राइट, देन B मस्ट प्रोसीड। अब देखते हैं, देखिएगा दोनों स्टॉप तो कहीं नहीं है और ये दोनों अगर ये स्टॉप करे तो ये प्रोसीड करे, ये प्रोसीड करे, स्टॉप करे, आंसर विल बी दिस, क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट। अब देखिएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, मैंने यहाँ पर यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है डियर स्टूडेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ऊपर, उसको पूरा डिटेल में देखें, मैंने उसके टाइम पीरियड सब कुछ डाला है। तो ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, ये 1 ईयर से ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ नहीं, उसमें मैंने पूरा टाइम पीरियड डाला है और ये गिल्ट एज मार्केट भी कहलाती है, तो यहाँ इसके आंसर आएंगे दोनों, राइट। और वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो उसको ट्रेजरी बिल के नाम से मैंने डाला है, वो भी देखिएगा, राइट। आगे का है मूडल फ्लेमिंग मॉडल के बारे में, तो यहाँ एक्सचेंज रेट ले लिया, यहाँ इनकम ले लिया, ये आपका LM करो हो गया और ये हो गया IS करो ओपन इकोनॉमी में, राइट। अगर
फिजिकल पॉलिसी एक्सपेंशनरी होती है तो ये शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करने से एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। बेसिक मॉडल आपने पढ़ा है कि जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने से ही लोगों की गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी तो आपका बेसिकली एक इश्यू होता है कि इंपोर्ट बढ़ता है, इंपोर्ट बढ़ता है तो दूसरी करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो दूसरी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती जाती है, तो करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी, राइट। तो करेंसी आपकी अप्रिशिएट हो जाएगी। नो चेंज इन आउटपुट, यस। नेट रिड्यूस इन एक्सपोर्ट, नेट रिड्यूस इन एक्सपोर्ट के भी हम बात नहीं करते। अप्रिशिएशन ऑफ नॉमिनल, यस। एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट, नहीं। अब करेंसी अगर अप्रिशिएट कर गई तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा हमारा, कम। तो ये तीनों आंसर आ जाएंगे, ठीक है। देखिएगा मॉनेटरिज्म, मिल्टन फ्रीडमैन की बात कर रहा है कि मिल्टन फ्रीडमैन क्या कहता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं फिलिप्स करो को पूरा डिटेल में करवाऊंगा, वहाँ से आपके मिल्टन फ्रीडमैन के कंसेप्ट समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा उन्होंने, मिल्टन फ्रीडमैन ने बेसिकली फिलिप्स करो में क्या कहा है कि शॉर्ट रन में तो मनी इफेक्ट करता है लेकिन लॉन्ग रन में मनी जो है वो इफेक्ट नहीं करता है। इसका मीनिंग फिलिप्स करो वर्टिकल हो जाता है। तो उसने शॉर्ट रन के अंदर तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को कंसिडर किया है, mv इज इक्वल टू PT, यानी ये t कांस्टेंट है और v भी कांस्टेंट है। अगर मनी सप्लाई बढ़ती है सिर्फ प्राइस बढ़ेगा इन लॉन्ग रन ओनली, राइट। स्ट्रिक्ट बेस्ड रूल पॉलिसी ये कहता है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग आपका मनी सप्लाई बढ़ना चाहिए। ये केस स्टडी है जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं। देखिएगा मॉनेटरी अप्रोच टू बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट थ्योरी, एक्टिवेट स्टेबलाइजेशन थ्रू द एक्सपेंसिव मोड, नहीं ये नहीं होगा। हाँ, मॉनेटरी अप्रोच बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट थ्योरी जो मॉनेटरी अप्रोच की है वो हम डिटेल में हमारे सिलेबस में गिवन है, उसको हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे कि मॉनेटरी अप्रोच क्या है। थोड़ा सा मैं डिस्कस यहाँ कर लेता हूँ कि देखिए मॉनेटरी अप्रोच में ऐसा बोला जाता है कि BOP डेफिसिट है वो डोमेस्टिक मनी सप्लाई और डोमेस्टिक मनी डिमांड के डिफरेंस की वजह से होता है, राइट। तो टोटल मनी सप्लाई की अगर हम बात करें, हाई पावर्ड मनी प्लस में फॉरेन वाला मनी, राइट, ये डोमेस्टिक अपनी सप्लाई हो गई। सप्लाई मस्ट भी डिमांड के इक्वल होना चाहिए, तो ये मनी डिमांड हो गई, ये हमारी डोमेस्टिक सप्लाई है, राइट। तो हाई पावर्ड मनी की डोमेस्टिक सप्लाई माइनस डोमेस्टिक डिमांड इज इक्वल टू माइनस F हो गया। अगर इसको हम माइनस कॉमन ले लें तो MD माइनस HSD इज इक्वल टू F प्लस का हो गया। अगर हमारा डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है तो F की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा डाल दी तो लोग बाहर की चीज़ें खरीदेंगे और आपका जो है वो डेफिसिट हो जाएगा। अगर मनी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है डोमेस्टिक में, तो घर में प्रोड्यूस करेंगे और बाहर भेजेंगे तो करेंसी इकोनॉमी के अंदर आएगी, तो हमारा BOP सरप्लस हो जाएगा। ये मॉनेटरी अप्रोच थी। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन मॉडल भी हम सिलेबस के अंदर करेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये 10 क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। आगे आने वाले दिन के अंदर हम आगे भी डिस्कस करेंगे, तो ये पूरा पेपर हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।